लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में राज्यसभा की 37 सीटों में से 11 पर मतदान का परिणाम आ चुका है। हरियाणा, बिहार और ओडिशा की सीटों के लिए हुए मतदान में एनडीए को बड़ी सफलता मिली है। बिहार में 500 सीटों पर और ओडिशा में तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा नेता नितिन नवीन राज्यसभा पहुंच गए। साथ ही रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम भी विजयी रहे। ओडिशा में भाजपा के मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और एनडीए समर्थित उम्मीदवार दिलीप रे ने जीत हासिल की। चौथी सीट पर बीजू जनता दल के संतरूप मिश्रा विजयी हुए। हालांकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के 2 विधायकों के वोटों पर आपत्ति के बाद मतगणना कुछ समय के लिए रोक दी गई। यहां बता दें कि राज्यसभा की 37 सीटों में से 26 से पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सोमवार को पार्टी ने 47 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने मंजेश्वर सीट से के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। वहीं कोझिकोड उत्तर से नव्या हरिदास, कांजिरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, कझाकूटम से वी मुरलीधरन और नेमोम सीट से प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि यह चुनाव केरल के भविष्य को तय करेगा। उनका कहना है कि राज्य के लोग अब राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार हैं और बीजेपी एनडीए राज्य में विकास और आर्थिक प्रगति का नया दौर लाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष को खुली बहस की चुनौती भी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर सीट को लेकर है, जहां बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होने वाला है, जिससे यह सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। बंगाल में इस बार 2 चरणों में मतदान होगा, इसलिए सभी राजनीतिक दल तेजी से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में वाम मोर्चा ने भी कांग्रेस, आईएसएफ और तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की नई पार्टी के साथ गठबंधन का इंतजार किए बिना अपनी पहली सूची जारी कर दी है। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस भी मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के 6 वरिष्ठ अफसरों का तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक ये सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी और सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। उन्होंने 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव याद है, जब कई अधिकारियों के तबादले किए गए थे। लेकिन जब वे भाजपा सरकार बनी, तब से कई शिकायतों और आरोपों के बावजूद किसी अधिकारी के खिलाफ न जांच हुई और न ही उन्हें हटाया गया, चाहे वह मुख्य सचिव रहे हों या डीजीपी। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। मुझे याद है 2017 में उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। लेकिन उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने देखा है कि कितनी भी शिकायतें की हों, कितने भी आरोप लगाए हों, न उसकी जांच हुई और न किसी अधिकारी को हटाया गया, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी रहा हो, प्रमुख सचिव रहे हों या डीजीपी रहे हों या पुलिस के अन्य जिलों में अधिकारी रहे हों। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, माहौल बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार को संसद में अलग अलग तस्वीर देखने को मिली। लोकसभा में पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ, जबकि राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि सरकार एलजीपी की कमी से इनकार कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार समय रहते इंतजाम करती तो हालात इतने खराब नहीं होते।
इस पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आपदा में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस नेता जवाब सुनना ही नहीं चाहते। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कहा है कि कुछ चुनाव में जो तारीखें तय की जाती हैं और जिस तरह से चुनाव के चरण बनाए जाते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सब भाजपा की सुविधा को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि चुनावी कार्यक्रम बनाते समय निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने संसद घेराव कर प्रदर्शन किया, जिससे केंद्र द्वारा हाल ही में अमेरिका के साथ घोषित व्यापार समझौते को लेकर विरोध किया गया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राजीव गांधी के नेतृत्व और मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन में कांग्रेस के विरोध के कारण व्यापार समझौते को रोकना पड़ा। सुरजेवाला ने कहा कि जब तक यह व्यापार समझौता पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, तब तक देश के किसानों के हकों की रक्षा संभव नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच कतर से एलपीजी लेकर आ रहा भारतीय जहाज शिवालिक सुरक्षित भारत पहुंच गया है। यह जहाज सोमवार शाम करीब 5 बजे गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा। जहाज में करीब 46,000 टन एलपीजी लदी है, जो लगभग 32,40,000 घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह जहाज 14 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत के लिए रवाना हुआ था। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत पहुंचने वाला यह पहला एलपीजी जहाज है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का एक और जहाज भी करीब 46,000 टन एलपीजी लेकर भारत की ओर आ रहा है और उसके कल तक भारत पहुंचने की संभावना है। वहीं जंग लाडली जहाज करीब 81,000 टन मुरबान कच्चा तेल लेकर भी मुंद्रा पोर्ट पहुंचने वाला है। ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष के 17वें दिन खाड़ी क्षेत्र में ईरान के जवाबी हमलों ने तनाव बढ़ा दिया है। अबू धाबी के अल बहिया इलाके में एक मिसाइल हमले में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई। फुजैरा के तेल उद्योग क्षेत्र में ड्रोन हमले से आग लग गई और तेल लोडिंग रोक दी गई है। दुबई एयरपोर्ट के पास ईंधन टैंक में आग लगने से उड़ानें अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। बहरीन में ईरानी हमलों में 2 लोग मारे गए। सऊदी अरब में आधी रात से 61 से अधिक ईरानी ड्रोन रोक लिए। अमेरिका और इजराइल की ओर से तेहरान, हमदान तथा इस्फहान जैसे ईरानी शहरों पर बमबारी जारी रही, जहां विस्फोट हुए और हवाई रक्षा प्रणालियां सक्रिय की गई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान चलाया गया है। इराक के जुर्फ अल सकर में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज मुख्यालय पर हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। तेहरान ने ट्रंप के बातचीत वाले दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल निर्यात बाधित होने से वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं। युद्ध में अब तक लेबनान में 850 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 100 से अधिक बच्चे हैं। खाड़ी देशों में ईरानी हमले से कई हताहत हुए हैं। अब तक ईरान में हजारों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कई भारतीयों को पड़ोसी देशों के रास्ते बाहर निकाला गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक करीब 90 भारतीय नागरिक ईरान से जमीनी सीमा पार कर अजरबैजान पहुंच चुके हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास कठिन हालात के बावजूद लगातार काम कर रहा है और वहां मौजूद छात्रों को सुरक्षित शहरों में शिफ्ट करने में भी मदद कर रहा है। सरकार का कहना है कि विदेशों में मौजूद हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। न्यूज रैप में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.